गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने चैप्टर 3 डिफरेंशिएबिलिटी इस पे बात कर रहे थे हम। चैप्टर 4 इसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी देखा था, अवकलनीयता, इसकी डेफिनेशन देखी थी। क्या होती थी अवकलनीयता? अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल होगा जेड नोट पर तो लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। इस पूरी टर्म की लिमिट एग्जिस्ट होगी तब हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ जेड वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल अवकलनीयता होगा, अवकलनीय फंक्शन होगा जेड नोट पर। ओके, सो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी, कुछ डेफिनेशंस देखी थी। सो आज हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। एनालिटिक फंक्शन, ये फंक्शन लिखा हुआ है शॉर्ट में या इसे हिंदी में बोलते हैं विश्लेषिक फलन। अब हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है। विश्लेषिक फलन होता क्या है? अवकलनीय फंक्शन हमें पता है। सो देखो, कोई भी फलन अगर हमने लिया फंक्शन फलन एफ ऑफ जेड किसी बिंदु जेड नोट पर विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। कब? विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ जेड, जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ जेड नोट के कम से कम एक प्रतिवेश या नेबरहुड में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। कम से कम एक प्रतिवेश या नेबरहुड में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो तो वो क्या होता है? हमारा विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन। डन। इस डेफिनेशन का मतलब क्या हो? देखो, नेबरहुड सबको पता है। कोई भी पॉइंट लिया उसका नेबरहुड मतलब उसके अराउंड एक सर्कल, कोई भी डेल्टा नोट था, किसी भी डेल्टा डिस्टेंस के लिए हमें एक सर्कल मिल जाए ऐसा जिसका डेल्टा त्रिज्या हो। वो पॉइंट आएंगे जिसके अंदर के सभी पॉइंट होंगे स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। तो ये सच ऐसे वाले ऐसे पॉइंट जेड क्या होते हैं? नेबरहुड होते हैं इसके। अब यहाँ हमें कोई फंक्शन एफ जेड किसी बिंदु जेड नोट, कोई एक पॉइंट लिया हमने जेड नोट, इस पर एनालिटिक कब होगा? अगर यदि जेड नोट की कम से कम एक प्रतिवेश, कम से कम एक प्रतिवेश का मतलब देखो, कोई भी पॉइंट है उसके कितना भी नेबरहुड हो सकता है। अगर हमने डेल्टा इतनी डिस्टेंस ली तो ये नेबरहुड, डेल्टा डिस्टेंस हमने इतनी ली तो ये नेबरहुड, बढ़ा दी तो ये, छोटी कर दी तो ये, कितने भी नेबरहुड हो सकते हैं। बट हम यहाँ कम से कम एक नेबरहुड, एक ऐसी डेल्टा डिस्टेंस तो मिलनी ही चाहिए, डेयर एग्जिस्ट डेल्टा, एक ऐसा डेल्टा रियल नंबर जिसके प्रत्येक, इसके हर पॉइंट में, ये पॉइंट लिया, ये सभी पॉइंट पर फंक्शन जो हमारा था एफ ऑफ जेड इस डेल्टा डिस्टेंस मतलब इस नेबरहुड के कम से कम एक नेबरहुड, कोई भी हो सकता है वो, उसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए हमारा फंक्शन था जो। अगर हमारा फंक्शन कम से कम एक नेबरहुड, उस पॉइंट के एक नेबरहुड के हर पॉइंट पर अवकलनीय है या डिफरेंशिएबल है तो हम क्या कहते हैं? हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड उस पॉइंट जेड नोट पर एनालिटिक फंक्शन होगा या विश्लेषिक फलन होगा। ओके, या इसको हम कह सकते हैं एफ ऑफ जेड किसी प्रांत में विश्लेषिक फलन कहलाता है। अभी तक तो हमने किसी एक पॉइंट पर विश्लेषिक फलन देखा था, अब किसी प्रांत मतलब डोमेन के हर पॉइंट पर विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन कहलाता है।
कब? यदि यह उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, के ये हो गया उस प्रांत के हर पॉइंट पर। ये सब तो आपको समझाने के लिए लिखा था। किसी को अगर रफ के लिए बनाना हो तो साइड में साइड में बना सकते हैं अपना समझने के लिए रफली। देखो अब पहले हमने किसी एक पॉइंट पर देखा था, अब प्रांत में किसी पूरे डोमेन में विश्लेषिक फलन कब होगा? यदि उस प्रांत के हर पॉइंट पर अवकलनीय होना चाहिए। पहले तो किसी एक नेबरहुड के हर पॉइंट पर, कोई जेड नोट था, उसके नेबरहुड के कम से कम एक नेबरहुड के हर पॉइंट पर अवकलनीय है तो जेड नोट पर विश्लेषिक फलन। बट अगर प्रांत है कोई डोमेन, उसके अंदर जेड नोट के अलावा बहुत सारे पॉइंट है, तो कोई भी हर पॉइंट, जो डोमेन का हर पॉइंट लिया ना, उस हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए? हमारा फंक्शन अवकलनीय है। डोमेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तब हम कहेंगे कि वो हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। इसे हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं किसे? एनालिटिक फंक्शन को या विश्लेषिक फलन को। ठीक, अब देखो अगर जेड नोट पर विश्लेषिक फलन था तब तो ठीक है, अगर विश्लेषिक फलन नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट। ये सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन हो गई हमारी, या सिंगुलरिटी की। सिंगुलरिटी क्या डेफिनेशन हुई? यदि किसी बिंदु या कोई पॉइंट जेड नोट लिया, क्योंकि डोमेन का ये सारे पॉइंट डोमेन के ही होने चाहिए, जेड नोट पर जो हमारा फंक्शन विश्लेषिक नहीं है या एनालिटिक नहीं है, हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड विश्लेषिक नहीं है, तो क्या होगा? जेड नोट को एफ ऑफ जेड का विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। विचित्र बिंदु, सिंगुलर पॉइंट मतलब विचित्र। विचित्र मतलब कुछ अलग प्रॉपर्टी हो। अलग प्रॉपर्टी है ना, उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट या फंक्शन की सिंगुलरिटी कहते हैं। एफ ऑफ जेड की विचित्रता लिख लो या सिंगुलरिटी लिख लो, विचित्रता कहते हैं। डन। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन सिंगुलरिटी की। अब देखो सिंगुलरिटी नहीं होने का मतलब, देखो एनालिटिक फंक्शन कब था? अगर कम से कम एक नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो। अब विश्लेषिक फलन नहीं है, इसका मतलब कोई भी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कम से कम एक में डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर पॉइंट पर। अब कोई पॉइंट था, एक नेबरहुड मिल गया, उसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, मतलब अब विश्लेषिक फलन। अब विश्लेषिक नहीं का मतलब कोई भी नेबरहुड लें हम, उसमें कम से कम एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा, कम से कम एक मतलब कोई भी नहीं मिलेगा। कोई भी नेबरहुड ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। या ऐसे बोल लो कि हर नेबरहुड में एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो। कम से कम एक का उल्टा, हर पॉइंट, हर नेबरहुड, प्रत्येक बिंदु पर मतलब उसका उल्टा, कम से कम एक पॉइंट जहाँ डिफरेंशिएबल ना हो। ठीक, उल्टा समझते हो ना, कॉन्ट्राडिक्शन इसका। ठीक, ये हो गई हमारी एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एग्जांपल देखे थे ना, उन एग्जांपल के बेस पे हम इसका एग्जांपल देखेंगे एनालिटिक फंक्शन की।
अगर हमने लिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, देखो ये हमने पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके लिए हमने देखा था ये क्या होगा, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल था। अब हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल था, इसका अगर डोमेन के हर बिंदु पर अवकलनीय होगा तो विश्लेषिक फलन होगा उस प्रांत में। अब प्रांत तो हमारा ये डोमेन क्या था, पूरा सी ही डोमेन था, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन हो गया। जिसके एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर था, या कोई भी हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेंगे या समिश्र बहुपद, कोई भी समिश्र बहुपद लेंगे वो क्या होगा हमारा एनालिटिक फंक्शन। क्यों, जैसे कि हम रियल में करते थे ना, कोई भी पॉलिनोमियल लिया वो क्या होता है हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, वैसे ही कॉम्प्लेक्स में कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल या समिश्र बहुपद हर पॉइंट पर अवकलनीय होता है, हर पॉइंट पर अवकलनीय है, मतलब एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन है। ये हो गया हमारा। अब देखो अगर हमने लिया नेक्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, डन। अब देखो ये हमने एग्जांपल किया था ना, कौन सा एग्जांपल था ये, हमारा एग्जांपल नंबर 3 था, एग्जांपल 3। इसमें हमने क्या देखा था, ये फंक्शन एफ ऑफ जेड केवल जेड इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल था, जेड इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल, सिर्फ इसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल था। इसका मतलब उसके अलावा किसी भी पॉइंट पर नहीं था डिफरेंशिएबल। बट हमें क्या चाहिए, कम से कम एक नेबरहुड चाहिए एनालिटिक फंक्शन जहाँ पर हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। ये तो सिर्फ एक 0 पर ही डिफरेंशिएबल था, उसके अलावा नेबरहुड में तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं, इसके अलावा एक भी नेबरहुड ऐसा नहीं मिलेगा, कम से कम एक तो चाहिए ना। अभी तो कोई भी नहीं मिल पाएगा नेबरहुड कि हर पॉइंट जिसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं होगा। यहाँ ऐसा कोई नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता जिसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, जिसके हर बिंदु पर हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो या अवकलनीय हो। इसलिए क्या होगा, नॉट एनालिटिक या विश्लेषिक फलन नहीं है, नॉट एनालिटिक, डन। ये हो गया हमारा 3rd। जैसे कि अगर हमने एक और एग्जांपल देखा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, ये एग्जांपल, ये हमारा 2nd एग्जांपल था, बुक का 2nd एग्जांपल। अब देखो ये क्या था, कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं था, ये तो कम से कम एक पॉइंट पे तो था, तो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं था, किसी भी बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है, किसी भी बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ही नहीं था तो उसके अराउंड एक नेबरहुड कहाँ से मिलेगा, इस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई नेबरहुड ही नहीं मिलेगा। वही देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच नेबरहुड, कोई नेबरहुड नहीं मिलता ऐसा कि जहाँ पे हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, इसका मतलब नॉट एनालिटिक। ये क्या हो गया हमारा फंक्शन, डिफरेंशिएबल सॉरी एनालिटिक नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम एनालिटिक भी नहीं होगा। अब कोई फंक्शन हो सकता था कि किसी एक पॉइंट पर ना हो, मतलब नेबरहुड मिल जाए कोई पॉइंट के अराउंड, तब तो हम कह देते कि हमारा डिफरेंशिएबल होगा। बट यहाँ नेबरहुड नहीं मिल रहा, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन था ये एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। डन। सो ये हमने देख ली एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन। सब आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट। देखो जैसे हमारी एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन हुई है ना,
वैसे ही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, डेफिनेशन। अब हम CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि अगर हमें कोई फंक्शन दिखाना है, डिफरेंशिएबल है, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या एनालिटिक है तो क्या होगा, वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब CR इक्वेशन देखते हैं हम क्या होता है कि एनालिटिक फंक्शन सबको समझ आया ना अच्छे से। अब हम देखते हैं आगे। सब हमारी नेक्स्ट है ये थ्योरम नंबर सेकंड। फर्स्ट थ्योरम क्या थी, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है, बट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी ना। सेकंड थ्योरम है हमारी, कोई फंक्शन लिया हमने f ऑफ z u x y, मतलब u फंक्शन है x और y का प्लस आयोटा v x y के किसी प्रांत D में या डोमेन D में विश्लेषिक होने के लिए, एनालिटिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध या नेसेसरी कंडीशन है। आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u एंड v, u रियल पार्ट, v इमेजिनरी पार्ट, कॉची रीमान इक्वेशन या CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन या CR इक्वेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CR इक्वेशन, इसको संतुष्ट करते हैं। अब CR इक्वेशन होती क्या है, ये होती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ये इक्वल होनी चाहिए। तब हम क्या कहते हैं, ये हमारी CR इक्वेशन। या इसको ऐसे भी लिखते हैं ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। डन। ये हमारी सेकंड थ्योरम। क्या मतलब, कोई भी फंक्शन हमारा f ऑफ z था, अगर प्रांत डोमेन में हम कहेंगे विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो वो हमारा जो फंक्शन था ना, वो उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध मतलब अगर ये चीज़ है तो ये होनी चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है डोमेन में तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही करना चाहिए। ओके, CR इक्वेशन ये। अब हमारा यहाँ पे टास्क क्या है, इसको प्रूफ करेंगे। मतलब अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो ये हम CR इक्वेशन हमारी निकल जानी चाहिए। अगर हमने वो एनालिटिक फंक्शन लेके चले तो ये तो समझते हो ना सब, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब सेकेंड ईयर में किया होगा पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे कि कोई फंक्शन है अगर हमारा u मान ले x प्लस वाई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, बट u फंक्शन तो x और y दोनों का था। अब निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में तो सिंपल डेरिवेटिव जो हम साधारण अवकलज करते हैं, लेकिन y को हम क्या मानते हैं, अचर। y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में सिंपल अवकलज। देखो x के रिस्पेक्ट में अवकलज मतलब x का अवकलज 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y को अचर मानना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0, 1 प्लस 0 मतलब 1, डेल u डेल x की वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसी का अगर हमने u y करना होता तो अब y के रिस्पेक्ट में अवकलज करना है, बट x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब कांस्टेंट का अवकलज 0, y का अवकलज y के रिस्पेक्ट में 1, 0 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 1।
ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का। जैसे यू के लिए था वैसे ही कोई फंक्शन v होता अगर, तब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते थे। यहाँ ये ध्यान रखना होता है जिस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का साधारण अवकल, लेकिन y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं या एज ए अचर ट्रीट करते हैं। ओके, अचर मान के चलते हैं। सो अब हम देखते हैं हमारा प्रूफ CR इक्वेशन का, या ये हमारी जो सेकंड थ्योरम थी। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले f ऑफ z था जो हमारा प्रांत या डोमेन D में विश्लेषिक फलन है। एनालिटिक फंक्शन हो गया। अब देखो एनालिटिक फंक्शन होने का मतलब D के हर बिंदु पर क्या होगा? अवकलनीय है। हर बिंदु पर अवकलनीय है। अब अवकलनीय के डेफिनेशन में हम क्या करते थे? लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। f डैश z अद्वितीय रूप में विद्यमान होना चाहिए या यूनिकली एग्जिस्ट, अद्वितीय रूप में विद्यमान है। D में यूनिकली रूप में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसका मतलब फॉर ऑल, हर पॉइंट के लिए, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हमने, f डैश z कितना आएगा? वही डेफिनेशन, डेल्टा z टेंस टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन में डेल्टा z। यही थी हमारी डेफिनेशन। अब देखो अगर डेल्टा z टेंस टू 0 होने का मतलब डेल्टा z को हम ये लिखते हैं डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, क्योंकि अगर z x प्लस आयोटा y है तो अब डेल्टा z 0 की तरफ जा रहा है तो डेल्टा x और डेल्टा y भी जाएंगे। डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा y टेंड्स टू 0। अब f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z, ये लिखेंगे हम। अब f ऑफ z प्लस डेल्टा z क्या था हमारा? देखो z प्लस डेल्टा z, f ऑफ z ये था ux। अब क्या कर रहे हैं हम? उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं z के अंदर, डेल्टा z। अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म यही था हमारा ux y प्लस आइटा vxy। अब z के अंदर डेल्टा z चेंज हो रहा है, इसका मतलब x के अंदर डेल्टा x चेंज, y के अंदर डेल्टा y चेंज होगा। z के अंदर डेल्टा z तो x के अंदर डेल्टा z, y के अंदर डेल्टा y चेंज होगा। तो ux के अंदर हमने चेंज किया, जितना चेंज हो रहा है वो फंक्शन लिखना है हमें, तो हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा x प्लस डेल्टा x, एंड y के अंदर चेंज होगा y प्लस डेल्टा y। डन। बट प्लस क्या है? प्लस आयोटा v। अब फिर v के अंदर u और v का फंक्शन है, u के अंदर भी x के अंदर चेंज होगा और y के अंदर v के अंदर भी चेंज होगा। x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, ये लिख दिया हमने f ऑफ z प्लस डेल्टा z की वैल्यू। अब f ऑफ z क्या था? वही ओरिजिनल फंक्शन माइनस uxy प्लस आयोटा vxy। अब डेल्टा z क्या था हमारा? डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, ये हो गया। इसकी वैल्यू हमने लिख दी, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि u और v की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए हम फंक्शन को u और v की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ओके, अब देखो ये हमारा फंक्शन वैल्यू किसकी आई? f डैश z की। हमें क्या दिया हुआ है? फंक्शन अवकलनीय है डोमेन के हर पॉइंट पर। अगर हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हम चाहे किसी भी वक्र के अनुदिश जाएं, कोई भी पथ चूज करें, लिमिट तो हमारी एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि लिमिट क्या है? एग्जिस्ट कर रही है अद्वितीय रूप में। यदि लिमिट हमारी
अद्वितीय रूप में विद्यमान है या यूनिकली एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा? चाहे डेल्टा जेड किसी भी पथ के अनुदिश हो, डेल्टा जेड किसी भी पथ के अनुदिश हो, किसी भी पथ या वक्र के अनुदिश अग्रसर हो, कहाँ जा रहा है? डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, किसी भी पथ के अनुदिश शून्य को अग्रसर हो, शून्य का अग्रसर हो, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट सेम रहेगी, लिमिट सेम रहती है या इक्वल रहती है। डन। तो अब हमें किसी भी पथ के अनुदिश हो, सिंपल हम क्या लिखते हैं? वही एक x की अनुदिश एक y, तो हम लिखें अगर पहले x अक्ष की अनुदिश हमारी लिमिट, दो केस बनाए अगर हम। फर्स्ट केस लिखा जब डेल्टा जेड x अक्ष की अनुदिश शून्य को अग्रसर हो, कहाँ जा रहा है? शून्य को। क्यों? क्योंकि डेल्टा जेड भी तो शून्य की तरफ ही जा रहा है, तो डेल्टा एक्स और वाई भी शून्य की तरफ कि अनुदिश शून्य को अग्रसर हो। डन। तो अब हमें क्या देखना है? इसका मतलब देखो, जब एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहा है ये, अगर ये, तो वही एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहा है तो वाई जीरो, वाई जीरो मतलब डेल्टा वाई जीरो, तो वाई जीरो मतलब डेल्टा वाई कितना हो गया? 0। तो डेल्टा जेड कितना हो गया? डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। अब देखो, अब हमारा लिमिट क्या था? एफ डॉट जेड वैल्यू, ये वैल्यू थी, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। इसके अंदर इसकी लिमिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश जाएं या वाई अक्ष के अनुदिश, वैल्यू सेम आनी चाहिए लिमिट। अगर हम एक्स अक्ष के अनुदिश गए तो डेल्टा वाई 0, देखो यहाँ डेल्टा वाई 0, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, क्योंकि डेल्टा वाई क्यों 0 हो रहा है? देखो फंक्शन x का जो हमारा फंक्शन था, अब आप सोचो कि y भी तो 0 होना चाहिए यहाँ, नहीं। क्यों नहीं कर रहे यहाँ 0 हम? इसको हटाई दो, क्योंकि देखो फंक्शन u हमारा x और y दोनों का फंक्शन है ना, हमें ये थोड़ी पता है अगर हमने y को 0 कर दिया तो वो तो अकेला x का ही फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन दिया हुआ है वो तो हमें x और y दोनों का ही दिया हुआ है ना, बस हम डेल्टा वाई 0 करने का मतलब जो चेंज हो रहा है ना वो ओनली x के अंदर हो रहा है, y के अंदर नहीं हो रहा। ओके, तो हम सिर्फ डेल्टा वाई को 0 करें रख सकते हैं। सो x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस आयोटा v, यहाँ भी वही x प्लस डेल्टा एक्स वाई, और माइनस इसके लिए u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। ये तो वही ओरिजिनल फंक्शन, चेंज हमारा इसके अंदर हो रहा था, अपॉन में डेल्टा वाई 0, क्या बचा? डेल्टा एक्स। देखो लिमिट किसकी आएगी? डेल्टा एक्स की, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि डेल्टा वाई की तो कोई टर्म ही नहीं है, तो उसको तो टेंड्स टू 0 करने का मतलब ही नहीं है। सो ये हमारी लिमिट, वाई इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, या इक्वेशन फर्स्ट में डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 पुट करने पर डन। तो ये वैल्यू मिल गई हमें। अब इनको अलग अलग कर सकते हैं ना, देखो रियल पार्ट u और ये वाला u, इमेजनरी पार्ट आयोटा v एंड ये वाला आयोटा v अलग अलग लिखे।
तो क्या मिलेगा हमें, एफ डैश जेड था इक्वल लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, रियल पार्ट क्या था x प्लस डेल्टा एक्स वाई एंड ये वाला माइनस यू एक्स वाई प्लस इमेजनरी पार्ट आयोटा। अगर आयोटा कॉमन ले लें हम, क्या बचा, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई, माइनस होगा ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज, अब अपॉन में डेल्टा एक्स। यहाँ तक तो वही हमने सेम स्टेप्स ही किए हैं। अब देखो डेल्टा एक्स को दोनों के डिवाइड कर सकते हैं, इसके अपॉन में भी है उसके, और लिमिट को भी अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एक्स की ही लिमिट लगा रहे हैं ना, और आयोटा तो आगे कॉमन लेना चाहो तो ले लो, फिर वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस ऑफ वी एक्स वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ये हो गई हमारी लिमिट, अलग अलग पुट किया है हमने। अब देखो फंक्शन, आपको याद होगा डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, देखो जैसे हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स में करी है, जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ, माइनस ओरिजिनल फंक्शन अपॉन में जो चेंज हुआ वो, अब रियल के अंदर क्या लिखते थे, हमारा फंक्शन अगर u है, अगर u x होता था तब फंक्शन x उसके अंदर जो चेंज हुआ वो माइनस ओरिजिनल फंक्शन अपॉन में डेल्टा x, u की जगह f लिखते थे, आप f मान लो। अब अगर हमारा फंक्शन है x और y दोनों का है, दो वेरिएबल, तो क्या होता था हमारा u। देखो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, उसकी डेफिनेशन मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होती है डेफिनेशन, x के अंदर तो साधारण अवकलज, लेकिन y को एज ए कांस्टेंट, y के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ओके, सो यहाँ u, देखो हमारा फंक्शन था u एक्स वाई, इसके अंदर x के सापेक्ष साधारण अवकलज, इसका मतलब x के अंदर चेंज होगा, x प्लस डेल्टा x चेंज होगा, बट पार्शियल डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं ना हम, तो y तो हमारा क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, y के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं, फिर माइनस ओरिजिनल फंक्शन u एक्स वाई अपॉन में जितना चेंज हुआ डेल्टा x, y के अंदर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अवकलज, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमारा आ गया ये x के रिस्पेक्ट में हम अवकलज कर दिया, किसका, u एक्स वाई का। ये क्या था हमारा साधारण अवकलज, x के रिस्पेक्ट में ये f डैश जेड था। ये सब स्टेप्स करके आए हैं हम, रियल सेकेंड ईयर में भी करे हैं और अभी भी समझा है। अब देखो ये भी क्या हुआ, ये वही पार्शियल डेरिवेटिव नहीं बन रहा, x के अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन y तो क्या है, सेम ही है, यहाँ भी y माइनस यहाँ y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के अंदर चेंज हो रहा है। अब यहाँ प्लस आयोटा, ये भी फंक्शन v हमारा, v के लिए x के अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन y तो वैसे ही एज ए कांस्टेंट ही है, तो डेल v अपॉन में डेल x f डैश z की वैल्यू i, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। जब हम x अक्ष के अनुदिश शून्य को अग्रसर हुए, अब जैसे कि अगर हम x अक्ष के अनुदिश किया तो हमारी वैल्यू ये आई, तो हम y अक्ष के अनुदिश भी तो जा सकते हैं, y अक्ष के अनुदिश शून्य को जाएंगे तब क्या होगा, अगर y अक्ष के अनुदिश y पर डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्योंकि y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है तब डेल्टा x टेंड्स टू 0, सेम यही वाला प्रोसीजर।
अब हम जाएंगे वाई एक्स के अनुदिश, क्योंकि तो सिंपल हमें क्या है, लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है कोई भी पथ के अनुदिश जाएं, लिमिट सेम रहनी चाहिए। पहले हम गए एक्स अक्ष के अनुदिश, अब हम जाएंगे वाई अक्ष के अनुदिश। वाई अक्ष के अनुदिश क्या होगा हमारी वैल्यू के सेकेंड हमारा, अब जब डेल्टा जेड वाई अक्ष के अनुदिश 0 को अग्रसर होता है, वाई अक्ष के अनुदिश 0 को अग्रसर होता है, अब यहाँ पर क्या होएगा, हमारा डेल्टा जेड मिल जाएगा हमारा आइटा डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई अक्ष पे है एक्स वैल्यू 0, मतलब एक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं, डेल्टा एक्स 0 एंड डेल्टा जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा एक्स 0, जैसे हमने वहाँ डेल्टा वाई 0 पुट किया था, या लिख लो इक्वेशन फर्स्ट में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी हमारी, एफ डैश जेड आएगी। देखो लिमिट ऑफ क्या u डेल्टा एक्स 0 बचा क्या u y प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा v डेल्टा एक्स 0 तो x y प्लस डेल्टा वाई, फिर माइनस वही u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। अब यहाँ भी हम x तो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि x के अंदर चेंज नहीं हो रहा डेल्टा x, u हमारा फंक्शन तो x और y दोनों का ही है, x को 0 तो नहीं कर सकते हम, बस हम इतना कह सकते हैं कि चेंज उसके अंदर नहीं होगा। अपॉन में डेल्टा सॉरी आइटा डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 है। अब देखो लिमिट y के अंदर चेंज हो रहा है तो लिमिट किसकी आएगी, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। अब वही रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग, सेम वही प्रोसीजर। सो यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस आयोटा कॉमन, फिर वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, फिर यहाँ माइनस वी एक्स वाई, अब अपॉन में वही आयोटा डेल्टा वाई। अलग अलग लिखना चाहिए अगर इनको, यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन में डेल्टा वाई। आयोटा था जो उसको 1 अपॉन में आयोटा लिख सकते हैं ना, बाहर लिख दिया। यहाँ लिमिट अलग अलग, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। अब इसके लिए भी आयोटा ऊपर था, ये आयोटा था, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये कितनी टर्म बची, एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन में डेल्टा वाई। डन। अब देखो ये हमारा क्या है, फंक्शन था, उसके अंदर y के अंदर चेंज हो रहा है, y के अंदर डेल्टा वाई चेंज, लेकिन x एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये y के रिस्पेक्ट में साधारण अवकलज, लेकिन x तो कांस्टेंट। अब यहाँ भी v है, v के लिए x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में साधारण अवकलज, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y ये होगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। या इसको देखो, ये टर्म है, इसको अगर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आयोटा से यहाँ पे आयोटा से, क्योंकि आयोटा जनरली हमारे पास ऊपर ही होता है ना, आयोटा से ना करो, या तो आयोटा कॉन्जुगेट से करना चाहो तो उससे कर लो, या आयोटा से ही कर लो। आयोटा कॉन्जुगेट से कर लो तो कोई डिफरेंस नहीं है, आयोटा से कर लो तो कोई डिफरेंस नहीं है। देखो अब डेल यू बाय डेल वाई, आयोटा स्क्वायर -1, ऊपर क्या था आयोटा,
डन, प्लस डेल वी अपॉन में डेल वाई। ये तो सिंपल ही था, आयोटा नहीं था इसके पास। यहाँ पे क्या थर्ड इक्वेशन मान ली इसको, ये एंड ये। अब देखो जब हम एक्स अक्ष के अनुदिश, अभी तक एग्जाम्पल्स में हम क्या करते थे, जब एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं और वाई अक्ष के अनुदिश अलग अलग वैल्यू आती थी तो हम कहते थे अवकलनीय नहीं है। बट यहाँ हमें विश्लेषिक फलन दिया हुआ था, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो किसी भी पथ के अनुदिश जाएं लिमिट सेम आनी चाहिए। एक्स अक्ष की अनुदिश हमारी ये आई, वाई अक्ष की अनुदिश ये आई लिमिट। तो अगर लिमिट सेम आनी चाहिए या लिमिट यूनिक एग्जिस्ट करती है तो वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी लिमिट सेम आनी चाहिए। ये लाइन हमने लिखी थी, यहाँ लिमिट सेम रहती है। तो जो हमारे केस फर्स्ट था और केस सेकंड था, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, उनको आपस में इक्वल लिख सकते हैं हम, क्योंकि लिमिट तो हमारी यूनिक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ जेड था, एफ डैश जेड की लिमिट एग्जिस्ट करती है या यूनिकली एग्जिस्ट कर रही है अद्वितीय रूप में, यूनिकली एग्जिस्ट है। अतः इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को इक्वल रखने पर, क्योंकि इक्वल ही होंगे वो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और यूनिकली है या अद्वितीय एग्जिस्ट कर रही है तो इक्वल होने पड़ेंगे उनको। अब इक्वल होने का मतलब देखो, यहाँ से एफ डैश जेड की वैल्यू, एफ डैश जेड यहाँ से कितनी आई थी, ये माइनस आयोटा डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन में डेल वाई। वहाँ से कितनी आई थी, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, यही आई थी इक्वेशन सेकंड और थर्ड से। अब देखो कोई दो वैल्यू इक्वल है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z1 एंड z2 इक्वल है, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, z1 ये z2 ये, कब इक्वल होंगे, रियल पार्ट इक्वल, इमेजनरी पार्ट इक्वल, x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2। यहाँ भी रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वल, वास्तविक एंड काल्पनिक पार्ट भागों को इक्वल रखने पर, या रियल एंड इमेजनरी पार्ट को इक्वल रखने पर, अब देखो क्या आएगा, रियल पार्ट यहाँ पे डेल वी बाई डेल वाई, यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स, और यहाँ रियल इमेजनरी पार्ट कितना, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ कितना, डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये हमारी क्या आ गई, सी आर इक्वेशन। ये दो हमारी सी आर इक्वेशन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, partial derivative of u with respect to x is equal to partial derivative of v with respect to y and partial derivative of u with respect to y is equal to minus v with respect to x। ये हो गया हमारा सी आर इक्वेशन। मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू वी वाई, वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है हमारी सी आर इक्वेशन। वही तो हमें निकालना था, अगर एनालिटिक फंक्शन था तो हमारी सी आर इक्वेशन निकल जाएगी डन। तो ये हमारी सी आर इक्वेशन आ गई। तो इसमें हमने प्रोसीजर क्या किया है, सबसे पहले हमें दिया हुआ एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक है तो किसी भी पथ के अनुदिश जाएं लिमिट सेम आनी चाहिए। तो हमने पहले एक्स अक्ष के अनुदिश गए, उसके अलावा वाई अक्ष के अनुदिश गए तो हमारी लिमिट आएगी इक्वल।
तो उनकी रियल और इमेजनरी पार्टों को इक्वल रख दिया तो हमारी CR इक्वेशन हमें मिल गई, कॉची-रीमान इक्वेशन। यहाँ हमने बस एक स्टेप ये चीज़ एक्स्ट्रा लिखी है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव से समझ, जैसे हम अब तक अवकल कर रहे हैं वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव भी होता है, आंशिक अवकलज। x के रिस्पेक्ट में अवकलज कर रहा है तो y 0 हो जाएगा, सॉरी y एज ए कॉन्स्टेंट अचर, सो डेल u बाई डेल एक्स, एंड y के रिस्पेक्ट में तो x एज ए कॉन्स्टेंट डेल v बाई डेल y के। सो ये हो गई हमारी थ्योरम नंबर 2, इसको अच्छे से देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।